हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारी साइकोलॉजी की क्लासेज चल रही थी, उसी के साथ हम जनरल साइंस की क्लासेज को शुरू कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट और वो भी चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी साइंस की कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे भाई। इसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी की बुक है, विशेषकर मैं आपको बता देता हूँ 9th एंड 10th मुख्य रूप से इनको फोकस करके ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और आपको प्रत्येक टॉपिक में से लगभग 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। 100 तो होंगे ही, 100 से ज्यादा भी हो सकती है और इसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा भाई। साथ साथ में अगर थ्योरी की पोर्शन कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में बायोलॉजी के और फिर हम फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केमिस्ट्री के जो टॉपिक बनते हैं 8-10 टॉपिक वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम ये देखिए पार्ट फर्स्ट हमारा पार्ट फर्स्ट है और इसमें जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। और देखिए एक साथ हम 100 क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम 25-25 क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट बनाएंगे और 4 पार्ट में पूरा आपका टॉपिक हो जाएगा। तो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित 100 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी 9th एंड 10th क्लास से संबंधित ये पूरे क्वेश्चन तैयार किए गए। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। भाई जनरल साइंस में जो जो चीजें पूछी जाती है वो आपके 9th और 10th क्लास के बुकों से ही आती है। एनसीईआरटी और वर्तमान में सभी एग्जाम का मुख्य फोकस एनसीईआरटी बुक पे होता है। तो इसमें देखिए आप रेलवे की तैयारी कर रही हैं तो भी ये महत्वपूर्ण है, एसएससी की तैयारी कर रही हैं तो भी महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा हम बात करें कोई अन्य स्टेट का 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरएस का हो। इसके अलावा हम बात करें चाहे राजस्थान पुलिस का हो या सीईटी का हो या सीईटी ग्रेजुएशन वाला हो, एलडीसी का हो, तो ऐसे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आपकी दे रखी तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और आप आराम से देखना, समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, हर क्वेश्चन हम अच्छे से यहाँ पे लेके आए। शुरू करते हैं भाई आज का जो लेक्चर है वो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। भाई इजी से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी शुद्ध रूप में जब धातु को देखते हैं तो धातु की सतह जो होती है चमकदार होती है, और ये धातु की सतह चमकदार होने का जो गुण धर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं। भाई देखिए आपने देखा होगा लोहा, पीतल, तांबा, लेड, सोना, चांदी, इनकी जो धातुएं होती हैं इनकी सतह चमकदार होती है, तो इस गुण को क्या कहते हैं। भाई देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आधात वर्धीयता, सेकंड है तन्यता, थर्ड है धातु की चमक और फोर्थ है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है भाई ध्वनि उत्पन्न करने वाले, तो ध्वनि धातु को आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है भाई ध्वनि, तो ये गुण भी धातुओं में होता है। अधार्त वर्धनीयता का गुण भी आपको धातुओं में देखने को मिलता है। तन्यता मतलब बहुत ज्यादा लंबी तार बनाए जा सकते हैं, लंबी धातु को खींच करके, जैसे गोल्ड से हम लगभग 1 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, तो ये आपका तन्यता का। तो इसकी हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि धातु की सतह चमकदार होती है, ये गुणधर्म क्या कहलाता, तो ये धातु की चमक कहलाता। इसे अंग्रेजी में हम मेटेलिक लस्टर कह देते हैं, मेटेलिक लस्टर कह देते हैं, ठीक है। तो धात्विक चमक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधात वर्धीय धातु है। इनमें से कौन सा है जो सबसे अच्छा अधात वर्धीय धातु। अधात वर्धीय का मतलब होता है कि हम पीट पीट करके धातु को पीट पीट करके चद्दर बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं। तो चद्दर बनाने का गुण या सबसे अच्छा अधात वर्धीय धातु कौन सा होता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सोना होता है। और सोना जो होता है इसे हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर आपसे पूछे तो 79 हो जाए, ठीक है, एटॉमिक नंबर 79, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। तन्यता सबसे अधिक किसकी होती है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। देखिए क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
AU होता है, ओरम बोलते हैं इसको, और 79 इसका एटॉमिक नंबर। थर्ड क्वेश्चन के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखिए तन्यता कहते किसे, तन्यता से संबंधित ही ये आपका क्वेश्चन है भाई। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम हमने गोल्ड लिया और इससे हमने क्या किया, 2 किलोमीटर लंबा तार बना लिया। यह धातु के किस गुण के कारण संभव हो सकता है, किस गुण के कारण ये संभव हो पाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधातुवर्ध्यता, सेकंड है तन्यता, थर्ड है धात्विक चमक और फोर्थ है ध्वनिक। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। इसको हम तन्यता कहते हैं और ये सबसे ज्यादा हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में होती है तन्यता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? इनमें से कौन है जो उष्मा यानी कि हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी, जिसे अर्जेंटीनम कहते हैं, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी याद रख सकते हैं भाई, 47 होता है। ठीक है, Ag हो जाएगा चांदी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मरकरी वह दूसरी धातु कौन सी है जो उष्मा के खराब चालक होते हैं? एक तो मरकरी यहाँ पर लिखा नाम, एक तो यहाँ पर मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को। एक दूसरी धातु आपको और बतानी है जो उष्मा के खराब चालक होते हैं। इनमें से बतानी है भाई, निकल, तांबा, लेड, टिन। कौन सी धातु हो गई भाई इनमें से जो उष्मा की खराब चालक होते हैं? ठीक है, तो पहली तो मरकरी हो जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, और दूसरी लेड हो जाएगी। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है, और दूसरी आपकी लेड हो जाएगी। इसको हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो 82 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ओके, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से किसको छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? देखिए कमरे के ताप पर हम बात करें तो कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है? तो ये 25 से 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर देखिए जो धातुएं होती हैं ये हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र अपवाद स्वरूप इनमें से कौन सा है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहता? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है गैलियम, थर्ड है फ्रांसियम और फोर्थ है पारा। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा पारा। Hg से रिप्रेजेंट करते हैं इसे पारा, और आप सभी को पता थर्मामीटर वगैरह में देखा होगा इसी को प्रयुक्त किया जाता है, काम में लिया जाता है। जो सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन ये एकमात्र धातु होती है जो कमरे के ताप के ऊपर आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एकमात्र अधातु जो द्रव है? अधातु, इनमें से एकमात्र अधातु है जो द्रव है, यानी कि इनमें जो गैसीय अवस्था में ज्यादातर आपको देखने को मिलती है, गैसीय और ठोस अवस्था में, लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है, नॉन मेटल कौन सा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन व कार्बन। देखिए मैंने अभी बताया था धातु के अंदर मुख्य रूप से ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप एकमात्र द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी हो जाएगी? मरकरी हो जाएगी, याद रख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सी एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। ब्रोमीन जिसे Br से रिप्रेजेंट करती हैं, एकमात्र अधातु होती है जो कि द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धातुओं का गलनांक सामान्य होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट धातुओं का कैसा होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, असाधारण होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रख लेना भाई, धातुओं का गलनांक जो होता है वो हमेशा उच्च होता है। अगर पूछ ले सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? सर्वाधिक गलनांक होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का सर्वाधिक गलनांक होता है। सबसे कम पूछ ले तो गैलियम, आपने नाम सुना होगा, गैलियम का सबसे कम होता है। तो ये याद रख लेना,
धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, सर्वाधिक टंगस्टन का और सबसे कम गैलियम का। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से धातु का गलनांक सबसे कम, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, धातु का गलनांक है सबसे कम किसका होता है? सब सर्वाधिक बता दिया मैंने, टंगस्टन सबसे कम किसका होता है? नीचे आपको बताना, देखिए गैलियम, सोडियम, सीजियम, लोहा, फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक तो गैलियम मैंने अभी आपको बताया था, एक तो गैलियम हो जाएगा और एक आपका सीजियम हो जाएगा भाई, सीजियम। ये दोनों ऐसे धातुएं होते हैं जिसको हम अगर हमारी हथेली पे रखें ना तो ये पिघल जाती है, हमारी हथेली की टेम्परेचर से ही पिघल जाती है, इसका मतलब इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः धातु ये चमकीली होती है, सामान्यतः धातु ये चमकीली होती है, लेकिन एकमात्र अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। देखिए क्वेश्चन ये आता है भाई, धातु की जो गुण पढ़ते हैं तन्यता, अधातु, वर्धनीयता, ध्वनिक है, तो इनमें धातु में एक गुण आता है भाई धातु का लस्टर वाला गुण। तो इसमें मतलब क्या होती है? धातु ये चमकीली होती है, चमकीली होती है। लेकिन अधातु में ये गुण नहीं देखने को मिलता भाई, अधातु में नहीं देखने को मिलता। अधातु में एकमात्र अपवाद स्वरूप चमक किसमें पाई जाती है? दोबारा से समझना है इस क्वेश्चन को, धातु में चमक देखने को मिलती है, यानी कि धातुओं के अंदर चमकीले या चमक का गुण देखने को मिलता है, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं इसे, ये तो धातु का गुण है। लेकिन अधातुओं के अंदर एक ऐसा तत्व या एक ऐसा सदस्य या तत्व देखने को मिलता है, एक ऐसी अधातु देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत धात्विक चमक पाई जाती है, कार्बन, आयोडीन, हीलियम, आर्गन। तो यहां पर देखें तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा भाई, आयोडीन है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है भाई? धात्विक चमक देखने को मिलती है। आयोडीन आपने देखा होगा चमकीला होता है। तो ये क्वेश्चन देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है? कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफिन, हीरा, फुलरिन। देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो ग्रेफाइट होता है, एक हीरा होता है और एक फुलरिन होता है, ठीक है। और इनमें से देखिए आपको याद रखें तो ऑप्शन जो सी है ना, ग्रेफाइट, ये सबसे हार्डेस्ट अपर रूप होता है भाई कार्बन का, ठीक है, याद रख लेना। ग्रेफाइट एक अपवाद स्वरूप ऐसा अधातुक पदार्थ होता है या अपवाद होता है जिसके अंदर हमें विद्युत का चालन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 30 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है? देखिए विद्युत का चालन मुख्य रूप से धातुओं में होता है, विद्युत का चालन, लेकिन एकमात्र ऐसा जो अधात्विक होते हुए भी विद्युत का चालन करता तो वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से हम बात करें तो कार्बन का अपर रूप होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं कि जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? इनमें से कौन से धातु जो इतने मुलायम होते हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है? जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो याद रख लेना भाई, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ही ऐसी धातुएं होती हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 14 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई। और यहाँ पे याद रखना, इन तीनों धातुओं को हम क्षारीय मर्दा धातु भी कह देते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे ना तो विन्यास भी एक होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजकता, इनकी जो संयोजकता होती है वो भी एक होती है, संयोजकता तो एक होती है। ओके, आगे देखिए 14 के बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो कि पानी में तैरता? भाई निम्न में से कौन सी धातु है जिसका घनत्व इतना कम होता जो पानी में तैरता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? वो ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों का घनत्व बहुत कम होता है जो पानी में तैरते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम केरोसिन तेल में रखते हैं सामान्यतः। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंचा होता है? देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है,
कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे अधिक होता है। धातुओं में सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? प्लेटिनम का, टंगस्टन का, लोहे का या एल्यूमिनियम का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन पूछ ले कितना होता, तो ये भी आप याद रख लेना भाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 3380 डिग्री सेल्सियस, गलनांक जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, याद रख लो 3380। 70 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर बनाते हैं। देखिए पहले ये प्रोसेस कर लेते हैं धातु, ये जैसे हमने यहाँ पर पोटेशियम धातु ले ली, ठीक है, इसके साथ में हमने ऑक्सीजन की क्रिया करवा दी, तो ये क्या बनाएंगे भाई K2O बना दिया, पोटेशियम डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये K2O जो है ये आपका अभिक्रिया करेगा, जल में घुलेगा, तो जल में मतलब H2O से जब अभिक्रिया होगी तो ये KOH बना लेगा, मतलब ये क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना भाई इस चीज को, अधातुएं सॉरी ये अधातुएं है, धातुएं कर दिया क्या मैंने, अधातुएं करना, समझना इस चीज को थोड़ा सा। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ, अधातुएं में आप कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर धातुओं के अंदर सल्फर ले सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्रिया करी तो SO2 बन गया, ठीक है। अब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल मतलब SO2 प्लस H2O अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेगा, मतलब अम्ल बनता है, ठीक है। तो 17 की हम बात करें तो 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, अम्ल का निर्माण होगा। याद रख लेना जब अधातुएं, ये सामान्य फॉर्मूला है भाई, धातुएं नॉन मेटल जब ये क्रिया करती है ऑक्सीजन से तो किसका निर्माण करेगी भाई, अधातुएं करती है ऑक्सीजन से और फिर जल से, ये तो धात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे ना, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं भाई, अधात्विक ऑक्साइड। और ये अधात्विक ऑक्साइड अगर जल से क्रिया कर ले तो इसका निर्माण हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं धातु की, धातु है ये अभिक्रिया कर लेती है ऑक्सीजन से तो ये धात्विक ऑक्साइड बना लेंगे, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और धात्विक ऑक्साइड है ये जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, जल से अगर क्रिया करवाते हैं तो ये बेस बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, ये भाई याद रख लेना, ठीक है ना, सीधा सा फॉर्मूला, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें। 18 का क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवणीय व उदासीन। देखिए धातु के ऑक्साइड, ये हमने पोटेशियम ले लिया, साथ में ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी तो ये K2O बन गया, ठीक है। अब ये धातु का ऑक्साइड है भाई, अब ये K2O होता ना, K2O, इसकी क्रिया अगर हम H2O से करवाते हैं तो ये आगे क्या इसका निर्माण कर लेगा, इसका निर्माण करेगा, ये आपका KOH का निर्माण कर लेगा, मतलब क्षार बनाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, ये किस रूप में कार्य करता है, इस रूप में कार्य करता है भाई। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 13 के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 19, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कॉपर है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, काले रंग का पदार्थ बनाता है। ये ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके काले रंग का पदार्थ बनेगा, काले रंग का। ये पदार्थ कौन सा होता है यही बताना। इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, CU2O, लेड ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। देखिए लेड तो होगा नहीं ना, इन दोनों में ही होगा। 19 का आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना भाई, Cu और ऑक्सीजन क्रिया करके CuO बनाएगा। Cu कैसे बनाएगा भाई, इसकी भी +2 होती है और इसकी -2 होती है, दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे CuO का निर्माण हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा जो काले रंग का होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है भाई,
ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नीचे आपको इन कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना। देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, अगर मेटल ये ऑक्साइड के साथ में अगर अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी भाई, बेसिक होती है, बेसिक नेचर या बेस बनाती है। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती तो बेसिक बनाती है। नॉन मेटल अगर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती, नॉन मेटल है नॉन मेटल ये ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो ये आपका एसिड बनाता है। तो याद रखिए ना, ये फॉर्मूला सभी में लागू होता है, मेटल ऑक्साइड से बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड से एसिड। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर Al2O3 ZnO, ये ऐसे होते हैं। ये MgO भी इसके अंदर ZnO Al2O3 है। इनमें हम बात करें तो ये बेसिक और एसिडिक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, एसिडिक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। बेसिक और एसिडिक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बेस से अभिक्रिया करके ये साल्ट बनाएगा। ठीक है, अगर एसिड से अभिक्रिया करता है तो भी ये क्या बनेगा भाई, साल्ट बनाएगा। कहने का मतलब है ये जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक या एसिडिक, लेकिन जो Al2O3 है, ZnO है, ये क्या करते हैं, बेसिक और एसिडिक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और बेस के साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाते हैं, साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड पूछे ना तो आपका एक तो जिंक है, जिंक ऑक्साइड, और एल्यूमिना हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। अभी तो हमने बात की थी धातु का वह कौन सा ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया भी करता है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, सोल्ट का निर्माण करता है, साथ में H2O बनाता है। ये हमने एक तो ZnO की अभी बात की थी, एक Al2O3 की हमने बात की थी। ये क्या होते हैं भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से कौन सा है जिसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये एक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं भाई, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए सोडियम पोटेशियम इन दोनों को ही क्या करते हैं भाई, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सी आपका राइट। 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपने सुना होगा, सक्रियता श्रेणी, उसकी बात कर लेते हैं भाई। सक्रियता श्रेणी बता देता हूँ, सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है भाई। सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक अलग पेन से यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम सोडियम, इसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आपका जाएगा जिंक, फिर आयरन, जिंक आयरन, लेड, फिर आपका हाइड्रोजन बीच में आता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ये बीच में आता है, फिर कॉपर, मरकरी, कॉपर मरकरी, और फिर आपका हो जाएगा ओरम, पहले आ जाएगा अर्जेंटीना और फिर ओरम, चांदी जिसे हम कहते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, ये तो सर्वाधिक सक्रिय होता है ऊपर की ओर। ठीक है, और ये सबसे लेस या सबसे कम।
सबसे कम सक्रिय होता है, यानी कि ये आपका नीचे घटता हुआ क्रम है, और ऐसे करेंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो ये सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। अगर नीचे जाएंगे तो सबसे कम, ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे लिख देता हूँ, ये ठीक है ना, बढ़ता हुआ क्रम, सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर किसकी पतली परत चढ़ जाती है? सामान्य टेम्परेचर है, उसके ऊपर मैग्नीशियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, या लेड की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम अगर सामान्य टेम्परेचर पर बात करते हैं तो इनके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है? सल्फाइड की, और ये पतली परत होती है, नाइट्राइट की, ऑक्साइड की, या उपयुक्त सभी। देखिए सामान्यतः अगर मैग्नीशियम है, ये कोई मैग्नीशियम धातु है, ये मैग्नीशियम धातु है, अगर इसको हम सामान्य टेम्परेचर में रखते हैं तो इसके साथ में ऑक्सीजन क्रिया करेगा भाई, ऑक्सीजन क्रिया करके इसका ऑक्साइड बना लेगा, तो ऑक्साइड बना करके इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ा लेगा। अब ये इसका ये मतलब नहीं है बार बार से ऑक्साइड बार बार से इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक पतली परत ऑक्साइड की चढ़ जाती है, इसके ऊपर पतली परत ऑक्साइड की चढ़ जाती है, और चढ़ने से बाद में दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये पतली परत यहाँ पर चढ़ जाती है। तो पतली परत इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार ही इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 24 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? यानी अत्यधिक टेम्परेचर पर इनमें से कौन सा जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो आप सभी को पता ही, सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन आते हैं भाई? सोना और चांदी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 25 का देखिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को, देखिए पतली परत तो हमने बात कर ली पीछे, यहाँ पर मोटी परत की बात आ रही है कि मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो इसे संसारण से बचाते हैं, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या एनोडीकरण, या विद्युत अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 25 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको याद रखना है। पतली परत आ जाए तब तो ऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन मोटी परत की बात करें जो इसे संसारण से बचाना है, ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो वो आपका एनोडीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी भाई। एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है, इस धातु के ऊपर मोटी परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन न हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखिए 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपके किससे? धातु और अधातु से संबंधित है। इसी प्रकार से आगे और टॉपिक आएंगे, उनसे संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला जो हमारा टॉपिक है धातु और अधातु, इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई, जो आपके वेरियस एग्जाम, इन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।